नमस्कार, मी निकिता. मॅक्स महाराष्ट्र आणि मुंबई वैद्य सभा आयोजित हेल्थ टॉक शो मध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, आपल्या स्टुडिओमध्ये आयुर्वेदातील विद्वान आरोग्य विषयक सल्ला देण्यासाठी आम्ही आमंत्रित केले आहे. आजचे प्रमुख पाहुणे आहेत डॉक्टर विनायक तायडे, ऑनररी फिजिशियन ऑफ गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र. आपले दुसरे पाहुणे आहेत डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, सचिव मुंबई वैद्य सभा. तसेच आपले तिसरे अतिथी आहेत डॉक्टर विनोद मेहता, डायरेक्टर ऑफ वीर हेल्थ केअर. मित्रांनो, आज आपण इम्युनिटी अर्थात व्याधित्व क्षमता या विषयावर चर्चा करणार आहोत. नमस्कार डॉक्टर. तर मी पहिला प्रश्न डॉक्टर तायडे सरांना विचारते की इम्युन सिस्टीम म्हणजे काय असते? इम्युन सिस्टीमच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर आपल्या शरीरामध्ये ज्या वेळेला बॅक्टेरिया, व्हायरस, पॅरासाइट्स, फंगस आणि ॲलर्जीचा जो अटॅक होतो आणि त्याच्यामुळे जे विभिन्न प्रकारच्या लक्षणांची अभिव्यक्ती होते, तो अटॅक रोखण्यासाठी जी शक्ती असते त्याला व्याधी क्षमत्व असं म्हटलं जातं. हे व्याधी क्षमत्व दोन प्रकारचं आहे. व्याधी उत्पादक प्रतिरोध आणि व्याधी बलविरोधी. व्याधी निर्माण होऊ नये अशी शक्ती तिला व्याधी क्षमत्व असं म्हटलं जातं. आणि व्याधी जर निर्माण झालेली असेल तर त्याचा विरोध करणारी जी शक्ती असते त्याला व्याधी क्षमत्व किंवा इम्युनिटी असं म्हटलं जातं. श्याम सर, मी तुम्हाला विचारू इच्छिते की इम्युनिटी कमी होण्याची कारणे काय आहेत? निकिता, इम्यूनिटी कमी होने के बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो एक दिन का कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई अपनी अचीव कर ले. इम्यूनिटी जो है हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है. मुख्य रूप से जो कारण है इम्यूनिटी कम होने के, हमारा आहार, हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी प्रकृति, हमारा वातावरण, हमारा कार्य, ये बहुत सी चीजें हैं जिनके कारण से हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है. मुख्य रूप से आहार और विहार के बारे में मैं बताऊं. जैसे आहार का ये अर्थ है कि आप ऐसा आहार लेते हो जो सात्विक नहीं है, जो पौष्टिक नहीं है, और ऐसे आहार लेने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती है. आपका आहार लेने का समय अगर बराबर नहीं है, कभी आप कर लेते हो ज्यादा, कभी आप ज्यादा खा लेते हो, अगर कोई स्वादिष्ट चीज है आप ज्यादा खाओगे, तो ये चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती है. और विहार में ऐसा है कि जैसे रात को जागना, दिन में सोना, ज्यादा जागरण करना, ज्यादा चलना, ज्यादा धूप में चलना, ज्यादा सोचना, इस तरीके के कार्य करना जहां आपको ज्यादा थकान आती हो, ये चीजें हैं जिनके कारण से आपकी इम्यूनिटी कम होती है. थँक्यू श्याम सर, खूपच सुंदर माहिती दिली आहात तुम्ही. मी तुम्हाला पुन्हा एक प्रश्न विचारू इच्छिते की इम्युनिटी कमी झाल्यास कोणत्या लक्षणांची अभिव्यक्ती होते? इम्यूनिटी कम होने पर सबसे पहले तो जैसे आहार के विषय में है, अगर हम ऐसा आहार लेते हैं तो उसकी पाचन शक्ति कम होती है. पाचन शक्ति कम होने का अर्थ है कि हमारी जो शरीर की धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो सप्त धातुएं हैं, ये एक के बाद में एक निर्माण होता है. जब आहार हमारा सुपाच्य नहीं है, पाचन नहीं हुआ, तो जो रस का निर्माण होना है वो रस बराबर निर्माण नहीं होगा. तो परिणाम स्वरूप जो आगे की धातुएं हैं उनका भी क्षय होता है. इस तरीके से उनका एक क्षय होने से और भी वो रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है. तायडे सर, आयुर्वेदातील व्याधी क्षमत्व ही संकल्पना म्हणजे नक्की काय आहे? आयुर्वेदामध्ये व्याधी क्षमत्व जेव्हा म्हटलं जातं, ज्याला थोड्या भाषेमध्ये म्हणतात की प्रतिरोधक शक्ती, रोग प्रतिरोधक शक्ती. ही रोग प्रतिरोधक शक्ती जी आहे ही आपल्या देहबल, त्याला शरीरबल असं म्हटलं जातं, मनोबल, मानसिक बल आणि तिसरं अग्निबल याच्यावर अवलंबून असते. आता प्रामुख्याने आपण जर बघितलं तर
आपल्या शरीरामध्ये असणारं जे ओज आहे, जे सप्तधातूंचा सार आहे, ह्या सारामध्ये जर विकृती निर्माण झाली तर व्याधी निर्माण होऊ शकतात. प्रामुख्यानं आपण जर बघितलं की ओज हे दोन प्रकारचं सांगितलेले आहे. एक जे आहे पर ओज आणि दुसरं जे आहे अपर ओज. पर ओज जे हृदयामध्ये असतं आणि त्याची जी मात्रा जी असते ती अष्टबिंदू असते. परंतु दुसरं जे ओज असतं ते संपूर्ण शरीर व्यापी असतं आणि त्याची मात्रा जी असते अर्धांजली असते. आता हे ज्या वेळेला ओज कमी होतं, ओजक्षयाची लक्षणं निर्माण होत असतात, त्यावेळेला आपल्या शरीरामध्ये हृदद्रवता, ज्याला आपण हृदयाचे ठोके जास्त वाढणं म्हणतो, सांधे दुखणं, भीती वाटणं, जीव घाबरणं, कॉन्फिडन्स कमी होणं किंवा अंगसात, ज्याला आपण म्हणतो संपूर्ण अंग गळून गेल्यासारखं वाटणं, अशा प्रकारची लक्षणं ओजक्षयामुळे दिसून येतात. परंतु ज्या वेळेला अष्टबिंदू ओज हे कमी होतं त्यावेळेला मृत्यूसूचक लक्षणांची अभिव्यक्ती होत असते. म्हणून सर्वात महत्वाचं जे आहे ते हृदयात राहणारं परओज जे अष्टबिंदूत आहे त्याचा आपल्याला अत्यंत त्याचं महत्व आपल्याला सांगितलेलं आहे. महत्वाचं म्हणजे काय की व्याधी क्षमत्व हे आपल्या शरीरातल्या बलावर अवलंबून असतं. 3 प्रकारचे बल असतात. एक सहज बल, दुसरं कालज बल आणि तिसरं युक्तिकृत बल. सहज बल म्हणजे काय तर जन्मापासून म्हणजे मातेपासून आलेलं बल, ज्याला इनेट इम्युनिटी असं म्हणतात. कालज बल म्हणजे काय, ऋतूमुळे निर्माण होणारं, कालामुळे निर्माण होणारं जे बल असतं, आदान काळ आणि विसर्गामध्ये आढळणारं जे बल असतं ते बल. आणि युक्तिकृत बल म्हणजे काय, रसायन, औषधी, आहार विहार याच्यामुळे निर्माण झालेले जे बल असतं, हे बल ला आपण युक्तिकृत बल असं म्हटलं जातं. आणि ह्या बलामुळे आपण हे जर बल आपलं सत्व प्रबल असेल तर कुठल्याही प्रकारचा व्याधी होत नाही. पण अपर सत्व असते, प्रबळ सत्व असते तर काही प्रमाणामध्ये व्याधी होण्याची संभावना जास्त असते. म्हणून व्याधी क्षमत्वाचं वर्णन जे आयुर्वेदामध्ये केलेलं आहे त्याच्यामध्ये मुख्य वाटा हा जो आहे हा ओजाचा आहे. ओज संकल्पना अत्यंत महत्वाची असू शकते. धन्यवाद सर. मी आता विनोद सरांना प्रश्न विचारू इच्छिते की व्याधी क्षमत्व कोणकोणत्या व्याधींमध्ये आणि व्याधींमुळे कमी होते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. लेकिन व्याधि क्षमत्व को कम करने के कोई भी कारण है. आपको अगर जुकाम भी हो जाता है तो भी आपकी हो सकता है व्याधि क्षमत्व कम हो. आप ऐसे कोई नेचर जो बॉडी के जो नेचुरल बैरियर्स हैं जैसे स्किन हो गई, आंख, नाक, मुंह, कान, वहां से भी कोई बैक्टीरिया का प्रवेश हो गया या कोई इन्फेक्शन का प्रवेश हो गया तो भी व्याधि क्षमत्व कम कर सकता है. आदमी ओवर एक्सर्शन, जैसे ताड़े सर ने बताया, श्याम सर ने बताया, ओवर एक्सर्शन की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी व्याधि क्षमत्व कम हो सकती है. और व्याधि क्षमत्व की जरूरत कैसे है? व्याधि क्षमत्व की जरूरत इसलिए है कि हमें हमारे शरीर को बाहर से आने वाले कोई भी तत्वों से बचाने के लिए व्याधि क्षमत्व हमारा अच्छा होना जरूरी है. अभी जैसे आजकल वैक्सीन चला है, वैक्सीन ले लिया तो हमें वैक्सीन के बाद में हमें व्याधि क्षमत्व की क्यों जरूरत है? व्हाई यू नीड एनी इम्यूनिटी? बिकॉज वैक्सीन लेने के बाद भी हमने कोई पर्टिकुलर कोई एक डिजीज के लिए वैक्सीन लिया है, पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया के लिए लिया है, पर्टिकुलर कोई हमने इटियोलॉजी के लिए वैक्सीन लिया है. तो उसके बाद उसके अलावा जो भी रीजन है कि जो हमारे इम्यूनिटी को कम करते हैं, बॉडी पे अटैक करते हैं, तो टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी वी नीड अ गुड इम्यूनिटी. इसके लिए हमें काफी अच्छी व्याधि क्षमत्व शरीर के लिए चाहिए. विनोद सर, आधुनिक दृष्ट्या इम्युनिटी म्हणजे नक्की काय आहे? आधुनिक दृष्टि से अगर आप पूछेंगे इम्यूनिटी दृष्टि क्या है तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि बॉडी में जो वायरस के अटैक्स होते हैं वो जैसे मैंने बताया कैसे स्किन, नोज, माउथ, लंग्स, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड, आईज, ईयर, यूरिनरी ट्रैक्ट और सेल्यूलर इम्यूनिटी. ये जो हमारे बॉडी के नेचुरल बैरियर्स है उनके ऊपर अगर बाहर के कोई भी तत्व आकर के अगर अटैक करेंगे
तो उससे हमारी व्याधि क्षमता कम होती है और उससे हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। सो वही उसका मेन कारण होता है कि हमें इन नेचुरल बैरियर्स को किसी भी तरह से हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। धन्यवाद. विनोद सर, मी तुम्हाला पुन्हा विचारू इच्छिते की व्याधी क्षमत्व वाढवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे आयुर्वेदिक औषधांचा अवलंब करावा? विनोद सर. कोणाला विचारलं तुम्ही? विनोद सर, यस, व्याधी क्षमत्व वाढवण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या आयुर्वेदांचा या औषधांचा उपचार करावा? व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास काफी अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले तो हमें ये बैरियर्स को मजबूत करना है और आपका किचन, आपका घर, आपके घर के अंदर ही हमारे व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें जो हम रोज की हर रोज की हम किचन में काम में लेते हैं, आपके खाने में काम में लेते हैं, जैसे काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, लौंग हो गए, शुंठ हो गई, अजवाइन हम लेते हैं, सुआ हम लेते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत ही कॉमन है जो हम हर रोज इसी तरह लिए हमारे भोजन में उसे हमें प्रविष्ट किया जाता है, भोजन में हमें उसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप कोई औषधि अगर लेना चाहेंगे तो चिरायता है, कड़ू है, सुंठ है, लौंग है, कुटकी है, बेड़ा, आंवला सबसे अच्छा व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए काम में आता है, लिंडी पीपल, पिपली है, यष्टि मधु, ये सब काफी चीजें हैं जो आप इजीली अवेलेबल हो सकती है, आपके घर में भी अवेलेबल हो सकती है, जो व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम करती है। हे माहिती जाणून घेतल्यानंतर मी तायडे सरांना विचारू इच्छिते की व्याधी क्षमत्व वाढवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे आहार आणि विहार करण्याचे गरजेचे आहे? व्याधी क्षमत्व वाढवण्यासाठी प्रामुख्याने आहाराचा जर विचार केला तो आहार कसा असला पाहिजे? प्रामुख्याने समतोल आहार असला पाहिजे, संतुलित आहार असला पाहिजे, त्याच्यामध्ये पोषक अंश असले पाहिजे. म्हणजे आपण जर बघितलं तर कुठले पोषक अंश असायला पाहिजे? जसे आपण बघतोय की आपल्या आहारामध्ये कॅल्शियम असणं अत्यंत आवश्यक आहे, मॅग्नेशियम अत्यंत असणं आवश्यक आहे, पोटॅशियम असणं अत्यंत आवश्यक आहे, किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला B1, B6, B9 अशा प्रकारचे पोषक अंश जे आहे हे पोषक अंश आपल्या आहारामध्ये असणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि रोजच्या जेवणामध्ये आपण टोमॅटो खातो, सुंठ खातो, लसूण खातो, तर हे ब्रोकोली खातो. ह्या आहारामध्ये प्रामुख्यानं हे पोषक अंश असतात आणि हे पोषक अंश आपलं व्याधी क्षमत्व वाढवणारे असतात. प्रामुख्यानं फळांचा जर आपण विचार केला तर फळांच्या याच्यामध्ये आपल्याला काळी द्राक्ष ज्याला आपण म्हटलं जातं, ह्या काळ्या द्राक्ष अँटीऑक्सिडंट आहे. दुसरं ऍपल जे आहे किंवा लेमन जे आहे, जे सायट्रस फूड जे आहे, या आपल्या शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक असतात. दुसरं जर बघितलं की असं जे काही फळं असतात ज्याला किवी आणि ड्रॅगन म्हटलं जातं, तर किवीचा आपण जर बघितलं की ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त पोषकांश असतात, की ज्याच्यामध्ये B1 आहे, B6 आहे, B9 आहे, मॅग्नेशियम आहे, कॅल्शियम आहे, पोटॅशियम आहे आणि हे अँटीऑक्सिडंट आहे. आपल्या शरीरामध्ये या पोषकांशांची गरज जास्त असते, म्हणून रोजच्या आहारामध्ये आपल्याला ह्या फळांचा वापर करणं अत्यंत आवश्यक असतं. रोजच्या जीवनामध्ये आपल्याला दालचिनी खाता येते, इलायची खाता येते, जिंजर खाता येतं. मुख्य म्हणजे सुंठ, मिरी आणि पिंपळी, याच्यामध्ये पिंपळीचा वापर रसायन म्हणून केला जातो. तर मरीच चूर्ण जे आहे, या मरीच चूर्णाचा देखील वापर करता येतो आपल्याला. तर अशा प्रकारचा जो आहार जो आहे, अशा प्रकारचा आहार आपल्याला घेता येतो. परंतु या आहाराबरोबरच आपल्याला काही औषधींचा पण वापर करावा लागतो आणि ज्याच्या अंतर्गत आपण
जे आहे, जी औषधी जी आहे ही आपल्या शरीराला पोषक असली पाहिजे, ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने च्यवनप्राश आदी यांचा वापर करता येतो. धन्यवाद डॉक्टर. मी विनोद सरांना विचारू इच्छिते की आयुर्वेदातील रसायन चिकित्सेचं महत्व काय असू शकतं? आयुर्वेदमध्ये रसायन चिकित्सा आयुर्वेदचा पहिला प्रिंसिपल स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे स्वस्थ रखना है, जो बीमार है उसे उसकी बीमारी हमें ठीक करनी है। तो इसीलिए आयुर्वेद में रसायन का प्रयोग काफी बताया गया है और रसायन में सबसे श्रेष्ठ रसायन है च्यवनप्राश, जो कि पूरे कोरोना काल में, ये लॉकडाउन के टाइम में लोगों ने काफी इस्तेमाल किया और काफी लोग ने अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखा है। और बाकी रसायन में तुलसी रसायन, जो हर घर में वो पौधा पाया जाता है, उसी तरह जैसे पहले बताया वैसे सौंठ, काली मिर्च, पीपल, लौंग, ऐसे जो एक एक द्रव्य हैं उन्हें आप इकट्ठा भी कर सकते हो, उन्हें एक साथ भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, काफी अच्छे रसायन है। और रसायन के अंदर आंवला सबसे बढ़िया है, आंवला का भी बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है, आंवला भी बहुत सही है। और उत्तम एक रसायन है उसमें योग क्रिया, योगा भी हमें काफी व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम करती है। और डॉक्टर श्याम सर हमें बताएंगे कि हमें कैसा विहार, क्या एक्सरसाइज वगैरह हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। मी एक शेवटचा महत्वाचा प्रश्न विचारू इच्छिते डॉक्टर विनोद सर, की कोविड झाल्यानंतर किंवा वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर या इम्युन बूस्टर ड्रगची काय गरज पडते? वैक्सीन तुम्ही घेतला, वैक्सीन जो हमने लिया है वो केवल एक रोग के लिए लिया है, हमने एक व्याधि विशेष के लिए, एक बैक्टीरिया से हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने के लिए वैक्सीन लिए हैं। तो ऐसे तो कितने हजारों बैक्टीरिया से, हजारों तरह के इन्फेक्शंस, वर्ल्ड में कितनी तरह की व्याधियां, सैकड़ों तरह की व्याधियां और नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज इफेक्टिंग अवर बॉडी। तो अगर हम एक एक चीज के लिए एक एक वैक्सीन लेने के लिए जाएंगे तो हमारी पूरी उम्र हमारी पूरी हो जाएगी। इसीलिए वैक्सीन अभी जो हमने पर्टिकुलर अभी जो एक डिजीज के लिए जो वैक्सीन चला है, वो वैक्सीन लिया, वो हमें उस रोग के जीवाणुओं के सामने शरीर को लड़ने की प्रतिक्रिया करने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए वो काम आते हैं। लेकिन बाकी जो सारी बीमारियां हैं, जैसे वेरी कॉमन कफ, कोल्ड, पेट दर्द, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब के लिए हमें कुछ न कुछ औषधियों की जरूरत होती है, या हमारे बॉडी में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने की जरूरत होती है। तो उसीलिए हमें इम्यूनिटी के लिए और ये रसायन प्रयोग वगैरह करने की काफी जरूरत होती है। तो एक वैक्सीन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम विश्व की सारी बीमारियों से हम दूर हो गए हैं। इसीलिए रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर. नमस्कार मित्रांनो, आपणास बहुमूल्य माहिती दिलेली आहे त्याबद्दल मी मार्क्स महाराष्ट्र आणि मुंबई वैद्य सभा यांचे आभारी आहे. पुन्हा भेटूया अशाच एका क्लिष्ट रोगाच्या माहितीसाठी. धन्यवाद.